Hello and welcome to my YouTube channel Rekha Sharma all about SST। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और कोविड-19 में दिए हुए सेफ्टी रूल्स को फॉलो भी कर रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग एंड यूज़ ऑफ मास्क, सैनिटाइज़र एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, कल हम लोग चैप्टर 3 द दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर चुके हैं और इस चैप्टर में मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रूलर्स ऑफ दिल्ली, ये इसके बारे में आज मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब करूँगी। आफ्टर दैट जो दिल्ली सल्तनत है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली और कैसे मिलती है, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। द सर्कल ऑफ जस्टिस, न्याय चक्र क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो ऑथर्स ने तारीख में, यानी जो लेखक थे, उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको तारीख भी कहा जाता है, और उसमें उन्होंने बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस के बारे में बताया था, ये भी मैंने आपको कल बताया था। साथ ही रजिया सुल्तान के बारे में जो ऑथर्स थे वो क्या सोचते थे, कैसा वो सोचते थे, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। नेक्स्ट टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, यानी गैरिसन से निकल के कैसे उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इसके बाद आज हमारा चैप्टर है आज हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर्स में मस्जिद। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि जो रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था और फिर इसके बाद वो एक गैरिसन टाउन से दूसरे गैरिसन टाउन के बीच की हिंटरलैंड को अपने कंट्रोल में लेते चले गए और साथ ही अपने एम्पायर को वो इंक्रीज करते चले गए, बढ़ाते चले गए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी चाहा कि जो हमारा धर्म है या जो हमारी कल्चर है, हम उसको भी यहाँ पर फैला दें। उसको एडवर्टाइज करने के लिए, उसको फैलाने के लिए उनको क्या ज़रूरत थी? उनको दो चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत थी उस ड्यूरेशन में। पहला, वो बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर जहाँ से वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, और दूसरा वो लोग जो उनके धर्म के प्रसार में उनका हेल्प कर सके। तो जो मैंने आपसे बताया कि बिल्डिंग की ज़रूरत थी, इसके लिए उन्होंने बनाई मस्जिद। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मस्जिद क्या होती है। आप सबको मालूम है कि मस्जिद एक तरह का पूजा का स्थान है जहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। तो उस ड्यूरेशन में जो मस्जिद बनाई गई उसको मुख्य रूप से इसीलिए बनाया गया था, इसी पर्पज से बनाया गया था कि वहाँ पर लोग इकट्ठे हों और धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो यहाँ पर एक तो बात होगी मस्जिद की, दूसरा बात होती है मौलवी की। तो जो बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति हुआ करता था, विद्वान हुआ करता था, ऐसे मुख्य गुरु को उन्होंने अपना मौलवी बनाया और वही अपने उन मस्जिद में नमाज अदा कराने का काम किया करता था, या जो धार्मिक किताबें हुआ करती थी उनको वो वहाँ पर रीड करने का काम किया करता था। और ये सब किस लिए किया गया था? अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। आफ्टर दैट, अब यहाँ हमारी मेन पॉइंट है क्वैत अल इस्लाम मॉस्क्यू। ये जो क्वैत अल इस्लाम मॉस्क्यू है ये दिल्ली में है, और जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक मैप बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो दिल्ली था उसमें सीरी, जहाँपना और दिल्ली कुन्हा के नाम से ये 3 जगह बनाई गई थी। तो ये जो क्वैत अल इस्लाम नाम की मस्जिद थी ये दिल्ली कुन्हा में बनाई गई थी, जिसको आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इसको इल्तुतमिश ने फिर अपने टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम में इस मॉस्क्यू को बहुत आगे तक बढ़ाया। साथ ही ये बेगमपुर मॉस्क्यू जो बताई गई है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, और ये बनाई थी उन्होंने जहाँपनाह में, ठीक है। और इसको सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी उस ड्यूरेशन में बताया गया। तो आई होप कि ये जो मस्जिद है ये वर्ड कहाँ से आया, क्यों इसको यूज़ किया गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है कि मॉस्क्यू यानी जिसको मस्जिद कहा जाता है वो एक अरेबिक शब्द है, ठीक है, और इसका लिटरली मतलब होता है कि वो स्थान जहाँ पर एक धर्म के लोग इकट्ठा होकर के पूजा अर्चना का काम करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट
यहाँ पर ये बहुत सारी मस्जिदों का जिक्र यहाँ पे किया गया है कि हमारे इंडिया में कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग मस्जिदें बनाई गई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक। इससे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का ये पेज आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं ताकि आपको वो वाला पेज आसानी से समझ में आ सके। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ द रूलर्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इस यहाँ पे ये थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा रूलर्स के बारे में, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद में आपको अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर राजपूत डायनेस्टी। ठीक है, इसमें सबसे पहले नाम लिखा हुआ है तोमर्स का अंगापाल। ठीक है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान। हमारे इंडिया में क्योंकि ट्रेड वगैरह बहुत अच्छे से होता था, जिसकी वजह से देश विदेश तक हमारी भारत की जो ख्याति थी दूर दूर तक फैली थी। बहुत लोग इससे अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। तो जब किसी एरिया की जो फेम है वो चारों ओर फैल जाती है, तो नेचुरल है कि वहाँ पर जो लुटेरे होंगे, डाकू होंगे, या जो बड़े जो लोग हैं, वो राजा हैं या सुल्तान हैं, वो भी इस साम्राज्य को, इसके साम्राज्य को, इसकी ज़मीन जायदाद को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। उसी कोशिश में जो मोहम्मद गोरी था, उसने भी यही एक प्रयास किया और मोहम्मद गोरी ने हमारे भारत पर अटैक किया। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का उनसे झगड़ा हुआ, जिसमें जो पृथ्वीराज हैं वो हार गए और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। मोहम्मद गोरी ने अपना एक उनका एक स्लेव था, गुलाम था, जिसे दास भी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने उसको अपनी जो भारत में जगह उन्होंने जीती, उस वहाँ पर उन्होंने उसको सुल्तान बना करके वो चले गए वापस। अब रास्ते में मोहम्मद गोरी का वहाँ पे किसी ने माना जाता है कि कत्ल कर दिया, कुछ लोग कहते हैं कि वो बीमार होकर के मरे, लेकिन मोहम्मद गोरी रास्ते में ही मारे जा चुके थे। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जब उनको इस बात का पता चला कि मेरे जो सरदार थे वो मारे जा चुके हैं, तो उन्होंने अपने नाम से ही वहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। इस तरीके से भारत में स्लेव डायनेस्टी, जो पहली तुर्किश डायनेस्टी हमारे इंडिया में बनी थी, वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक दास था, गुलाम था, इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका जो इल्तुतमिश था दामाद बना और वो उनकी गद्दी पर भी बैठा। इल्तुतमिश के एक लड़की थी रजिया और बेटे थे, लेकिन इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो साम्राज्य को संभालने में इतने कैपेबल नहीं थे जितनी रजिया थी। और अपनी बेटी की कैपेबिलिटी को देखते हुए, और आपको मालूम है कि हमारी भारतीय संस्कृति में तो बेटियों को महारानी, राजकुमारी इस तरीके से बनाया भी जाता था, तो यहाँ की संस्कृति को देखते हुए इल्तुतमिश ने भी यहाँ अपने दिल्ली की जो सल्तनत थी वो रजिया सुल्तान को सौंप डाली। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें, रजिया का जो सरदार बनना था, सुल्तान बनना था, वो नोबेल्स को पसंद नहीं आया और रजिया को 4 साल बाद ही गद्दी से उतार दिया गया। इसके बाद में 2 साल तक उसी के भाई बंधु, चाचा वहाँ पर शासन करते रहे, लेकिन वो कैपेबल नहीं थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसलिए वहाँ पर गयासुद्दीन बलबन ने अटैक किया और गयासुद्दीन बलबन ने के हाथ में गद्दी आ गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है जलालुद्दीन खिलजी। बलबन के बाद जलालुद्दीन खिलजी हमारे भारत में सुल्तान बने। फिर इनका ये भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने अपने चाचा की हत्या कर दी और ये खुद से सुल्तान बन बैठा। उसके बाद में शुरू होती है गयासुद्दीन तुगलक की डायनेस्टी। जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, उनके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोजशाह तुगलक। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजा है वो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। इसको जो क्रोनिकलर्स हैं, जो हिस्ट्रियंस हैं, वो पागल बादशाह भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ ऐसी की थी कि जिनकी वजह से इनका जो साम्राज्य था वो पूरा खंडित हो गया था, सब बिखर गया था, जिसकी वजह से इनको पागल बादशाह भी कहा जाता है। वो जो पॉलिसीज़ थी वो उनमें से एक तो था कि पहले दिल्ली कैपिटल थी, तो दिल्ली से इन्होंने दौलताबाद को कैपिटल बनाया। दूसरा, इन्होंने जो कॉइन्स थे उनको मिंट करवाया, उन्होंने उसमें मेटल चेंज कर दी। फिर इसके जो रिजल्ट आई उसकी वजह से इनका खजाना खाली हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो अच्छे बादशाह नहीं बन पाए और उनकी जगह फिरोजशाह तुगलक ने ले ली। उसके बाद में खिज्र खान सैयद डायनेस्टी आई और उसके बाद में सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी का शासन हमारे भारत में आया।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। अब यहाँ पर इसके नेक्स्ट वाले जो टॉपिक मैंने आपको बता रही थी, वो मैं आपको बता रही थी ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में ही यहाँ पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो दोनों रूलर थे ये अपने आप में कैपेबल रूलर थे और उन्होंने हमारे उस ड्यूरेशन में अपनी सल्तनत काल में हमारे इंडिया में क्या क्या वो चेंजेस लेकर के आए थे, वो चेंजेस के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर अब फिर से हम इसी टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक, यानी तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में प्रशासन कैसा था और कंसोलिडेशन कैसा था। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि उनके अंडर के जो भी ज़मीन उनके अंडर में आती थी उनको उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर कंसोलिडेट किया, अपने अंडर में उन्होंने लेकर के वो आए। ठीक है, इसके बाद अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि जो, और बेटा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं आपको इसके आगे की स्टोरी पढ़ाने के लिए जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि जब आप 8th क्लास में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को इसके बारे में याद रहना चाहिए, क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया था वो इन्हीं पॉलिसीज़ के बेस पर किया था कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने हमारे भारत में कैसे शासन किया। इन्हीं की किताबों को पढ़ करके ही अंग्रेज़ों को भी आइडिया आया था और इनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ को उन लोगों ने भी थोड़ा सा चेंज करके यूज़ किया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी पॉलिसीज़ का उन्होंने यूज़ किया। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बेटा, बैंडेज। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे कि ये बैंडेज बनाते थे। अब बैंडेज क्या होता है, मिलिट्री के जो इनके सैनिक हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, उनका ये एक बैंडेज बना लिया करते थे। ठीक है, और फिर उन लोगों को जो इनके वफादार हुआ करते थे या इनकी जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे उनको ये अपनी जो अपने आसपास सबसे अच्छी करीबी जगह होती थी उस पर ये उसको वो पोस्ट दिया करते थे। ठीक है, तो अब बैंडेज में शामिल होने के पर्पज से जो मोस्टली सैनिक हैं वो कोशिश किया करते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो सारे सैनिक थे वो इनके फेवर में रहा करते थे। ठीक है, अच्छे नौकर बनकर रहा करते थे और वो इतने अच्छे बनकर के रहा करते थे कि कई बार जो सुल्तान हुआ करता था वो अपने बेटे को सारा एम्पायर ना दे करके अपने गुलाम को दे दिया करता था। जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि मोहम्मद बिन जो महमूद गौरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक को वो सौंप करके चला गया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था। ठीक है, तो अपने बेटे से भी ज़्यादा ये ट्रस्ट अपने गुलाम पर किया करते थे। अब यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट हमारा हेडिंग है स्लेव्स रादर देन सन्स। जो गुलाम हुआ करते थे वो गुलाम कहीं से कहीं ज़्यादा वो बेटे का फर्ज निभाते थे। और देखें यहाँ पर इसमें लिखा भी है slaves whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। यानी जो व्यक्ति अगर वह पसंद आ गया है और किसी राजा ने किसी गुलाम को अपने अंडर में लिया है और वो गुलाम उसके बहुत अच्छी तरीके से सर्विस करता है, बहुत अच्छी सर्विस उसको देता है, उसका ईमानदार है, ऑनेस्ट पर्सन बन करके रहता है, तो जो राजा है वो उसको अपने बेटे से भी बढ़ चढ़ कर मानता है। ठीक है, तो ये स्लेव्स रादर देन सन्स हेडिंग है। अब देखिए यहाँ पे इसमें आया है एक वर्ड क्लाइंट। तो क्लाइंट भी मैंने आपको बताया ये वही एक तरीके का शब्द है कि क्लाइंट क्या है, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में रह करके ऑनेस्टली उसका काम करता है। ठीक है, तो अब जो स्लेव बन करके रह रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो राजा उससे खुश होगा। अब राजा उससे खुश होगा तो क्या करेगा, वो उसको अच्छी अच्छी पोजिशंस पर रिक्रूट कर देगा, अपॉइंट कर देगा। ठीक है, तो यही होता था उस ड्यूरेशन में। अब यहाँ पर होता क्या था कि जो स्लेव्स और जो क्लाइंट्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो अपने मास्टर की पूरी अच्छी तरह से सेवा करते थे और इसी के साथ साथ में जो मास्टर हुआ करता था वो अपने उन गुलामों को बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे दे देता था। लेकिन कभी कभी इसका नुकसान भी हो जाता था कि सपोज करो जो राजा है उसने अपने गुलाम को बहुत एक अच्छी पोजीशन दे दी, लेकिन अब राजा मर गया, राजा का बेटा राजा बन गया। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो बेटा है वो उसके अपने पिता के रखे हुए गुलाम को वैसे ही ईमानदारी से काम करने दे, या जो नौकर था, जो गुलाम था, वो अपने मास्टर के बेटे की भी वैसी सेवा करे? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता था कि गुलाम और राजा के बेटे के बीच में भी झगड़ा हो जाया करता था। ठीक है, इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। मैंने आपको बताया था ना अभी कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता था। उसके जो एक और रीज़न है वो यहाँ पर देखे दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक बैंडेज बनाया हुआ था
ठीक है। और उस बैंडेज में कौन कौन था, देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अजीज खुमार, ए वाइन डिस्टिलर, ठीक है, एक शराब विक्रेता था। फिरोज हज्जाम, यानी कि वो नाई था, बाल काटता था। मन का तब्बा, कुक, खाना बनाने वाला, रसोईया। टू गार्नर, दो माली थे, लाड़ा और पीरा। अब आप सोचिए कि इन कोई नाई है, कोई रसोईया है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से सेवा करी और इन्हीं से खुश होकर के उन्होंने क्या करा, उसको पॉलिटिकल पोजीशन दे दी। अब आप सोचिए कि वो ना पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना वो उनको इस चीज़ की समझ है, बस केवल उन्होंने चापलूसी की, ईमानदारी से वो काम किया और उन्होंने उसको पॉलिटिकल पोजीशन दे दी। तो क्या ये सही है? आप खुद भी सोचिए, क्या ये सही है? नहीं ना। आई होप कि आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री कर रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि अगर कोई नाई किसी राजा के बाल बहुत अच्छे काट रहा है तो इट डजेंट मीन कि आप उसको किसी पॉलिटिकल पोजीशन पर दे दो कि ये तो मेरा एडवाइज़र बनेगा अब, या ये मेरा पीए बनेगा। ऐसे तो नहीं होता ना। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा ही किया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। इससे आगे का चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। हम लोग चैप्टर 3 हिस्ट्री का कर रहे हैं और आज इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को दिल्ली सुल्तान के बारे में बताया था, जिसमें आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि दिल्ली इम्पोर्टेंट सिटी कैसे बना, दिल्ली में कौन कौन से रूलर ने कब कब शासन किया। आफ्टर दैट हमें इन सब की जानकारी कैसे मिलती है, तारीख वारीख मैंने सब आपको बताया था। सर्कल ऑफ जस्टिस, जो ऑथर्स थे उन्होंने अपने बुक्स में जो तारीख मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनकी, उसमें उन्होंने बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस के बारे में डिस्क्राइब किया है, जिसमें हमने जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर रजिया सुल्तान की स्टोरी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था गैरिसन टाउन क्या होता है और हिंटरलैंड क्या होता है, और सुल्तान जो थे उन्होंने कैसे गैरिसन टाउन से हिंटरलैंड को कंट्रोल किया। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनल फ्रंटियर्स के बारे में और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स के बारे में, यानी हिंटरलैंड और जो बाहरी साम्राज्य था। फिर मुस्लिम कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कैसे मस्जिद बनाई गई, मौलवी रखे गए, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि खलजी और तुगलक दोनों का ही एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया, कौन कौन सी पॉलिसीज़ उन्होंने यूज़ की थी। इसमें मैंने आपको ये पॉइंट डिस्क्राइब किया था कि स्लेव्स को अपने बेटों से भी ज़्यादा क्यों प्यार किया जाता था। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया था कि उसको एक पागल बादशाह भी कहा जाता है और उसको क्यों कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई उसकी चापलूसी करता था वो उसको बड़े अच्छे पद पर बैठा देता था, जिसकी वजह से उसका जो साम्राज्य था वो उसका पतन हो गया। आफ्टर दैट अब आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था बेटा कि जो ये वाला पॉइंट है ये हमारे लिए जो मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों ने शासन किया था उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के ही पॉलिसीज़ को स्टडी किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया। तो बहुत सारी जो पॉलिसीज़ अंग्रेज़ों ने यूज़ की थी वो सारी अलाउद्दीन खिलजी की बुक से उन्होंने स्टडी करके जानकारी हासिल की थी। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि उन्होंने ये कैसे किया था। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपने एम्पायर को छोटे छोटे टुकड़ों में, टेरिटरीज में डिवाइड किया, ठीक है, अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा बड़ा साइज़ करके, जैसे होता है ना छोटे गांव, छोटे शहर, बड़े शहर, इस तरीके से। तो उन्होंने अपने एरियाज़ को पहले तो डिवाइड किया। उस ड्यूरेशन में उन पार्ट्स को इक्ता कहा जाता था, ठीक है, और उन पार्ट्स के जिनको हम इक्ता बोल रहे हैं उन इक्ता के गवर्नर उन्होंने बनाए जिन्हें इक्तादार कहा जाता था, ठीक है। तो ज़मीन का टुकड़ा हुआ इक्ता, और जो उसका मिलिट्री गवर्नर या कमांडर था या जो उसका रखवाला था उसको कहा जाता था इक्तादार। दूसरी भाषा में मुक्ति या मुक्तिस। इक्ता को मुक्ति भी कहा जाता था और इक्तादार को मुक्तिस, ठीक है। तो ये दो वर्ड आपको याद रहेंगे, इक्ता या मुक्ति
और इक्तादार या मुक्तीस। अब जो इक्तादार और या मुक्तीस, उसका काम क्या होता था, जिस ज़मीन के टुकड़े पर वो रह रहा है उसको उसी एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, उस ज़मीन उस अपने अंडर में आने वाली ज़मीन की देखरेख करनी है, ठीक है। और जो उसकी सेना है उसको बनाना है, बढ़ाना है, और जो रेवेन्यू वो उस एरिया से कलेक्ट करेगा उसी से ही उसको अपने सैनिकों को सैलरी प्रोवाइड करनी है और अपना भी खर्चा उसको निकालना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर राजा को कहीं आक्रमण करना है, किसी पर अटैक करना है, किसी दूसरे जगह पर जाना है अटैक करने के लिए, तो वो क्या करेगा, उस मुक्तिस को यानी इक्तादार को बोलेगा कि भाई मुझे जो है 100 सैनिक या 1000 सैनिक चाहिए, और वो इक्तादार अपने सैनिकों में से उसको 1000 सैनिक प्रोवाइड कराएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो राजा था वो किस तरीके से अपने साम्राज्य को मेंटेन करके रखता था। आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये जो इक्तादार हैं वो उस ज़मीन के टुकड़ों की अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं, यानी इक्ता जो थे उनकी वो देखभाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को वो परेशान तो नहीं कर रहे हैं, वो कितना रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, इसकी जानकारी रखने के लिए राजा क्या करता था, वो इक्तादारों का ट्रांसफ़र क्या करता था। जैसे प्रेजेंट टाइम में भी होता है ना, ट्रांसफ़र होता रहता है जो सर्विस करते हैं, उसी तरह से इक्तादारों की ट्रांसफ़र होती रहती थी और कभी भी किसी भी इक्तादार बदल दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि जो इक्तादार है वो किसी भी तरह से चालाकी नहीं कर सकता था, बेईमानी नहीं कर सकता था, ठीक है। आगे होगा समझ में आपको। तो ये उसने तरीका अपनाया था। इसके बाद ये नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वो क्या करता था, तो कुछ जगहों पर तो उसने इक्तादार बनाए, अब कुछ जगहों पर कहाँ जहाँ पे इक्तादार भी नहीं बनाए जा सकते थे, वो क्या करता था कि उसने, ये देखो ये वर्ड लिखा हुआ है सामंत एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। तो सामंत का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो वो सामंत एरिस्टोक्रेट बनाता था और क्या उनको वो जमीन के टुकड़े बना दे देता था, और फिर उन जमीनों जहाँ वो जमीन हुआ करती थी या वो जो गांव हुआ करते थे उनके अंडर में आने वाले जो छोटे मोटे जमींदार हुआ करते थे उनको भी उन सामंत के अंडर में ही रहना पड़ता था, ठीक है। अब सामंत एरिस्टोक्रेट जो हुआ करता था उसको वो बोल देता था कि यहाँ से जो रेवेन्यू है वो तुम कलेक्ट करोगे, ठीक है। इस तरीके से सारी जो जिम्मेदारी होती थी किसकी होती थी, सामंत की हो जाती थी, और जो सामंत है वही उस एरिया से जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करता था। लेकिन जो रेवेन्यू है वो राजा फिक्स करता था, वो सामंत फिक्स नहीं कर सकता था, ये अधिकार उसको नहीं दिया गया था, जिससे वो किसी भी तरह से बेईमानी नहीं कर सकता था, ठीक है। इसके बाद राजा जो टैक्स लगाता था, ठीक है, वो लगाता था 3 तरीके के। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऑन कल्टीवेशन, यानी जो फसल होती थी उसका लगभग 50% जिसको खर्च कहा जाता था, ठीक है। सेकंड है पशुओं पर, कि जो लोग पशु पालन करते थे उनसे वो टैक्स लेता था, किसी से दूध के रूप में, किसी से पशु के रूप में, ठीक है, किसी से जो पशुओं से और दूसरे हमें मटेरियल मिलते हैं उसके रूप में। और नेक्स्ट ये थर्ड या हाउस, यानी कि जो लोग उसके साम्राज्य के अंदर घर बनाकर रहते थे उनसे वो हाउस टैक्स भी वसूला करता था। तो आई होप बच्चों की आपको समझ में आ गया होगा कि 3 तरीके के टैक्स उसने जनता पर लगाए हुए थे, और उन टैक्स को वसूल करने के लिए उसने कुछ जगहों पर सामंत लगाए हुए थे और कुछ जगहों पर मिलिट्री कमांडर इक्तादार के रूप में अपॉइंट किए थे। आई होप सबको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर से मैं आपको इसको समझा दूंगी। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, चिफिन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन। कुछ एरियाज में जो फॉरेस्ट वाले एरियाज थे वहाँ उन फॉरेस्ट के बीच में कुछ ट्राइबल सोसाइटीज रहती थी, ठीक है। तो वो ट्राइबल सोसाइटीज क्या करती थी कि अपने आप को इन सारे टैक्सों से बचाने के लिए और बाहर का कोई हम पे आक्रमण अटैक ना कर सके उनसे बचाने के लिए वो जंगल के बीच रहा करती थी। अब आपको मालूम है कि घने जंगल के बीच अगर वो रह रही हैं तो आसानी से उन पर अटैक नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो जो चीफन्स हैं और देयर फोर्टिफिकेशन, उनको फोर्टिफाई यानी अपने चारों ओर किले बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो जो जंगल थे वही उनके किले के रूप में काम क्या करते थे। इसके बाद अब नेक्स्ट आ जाता है द मंगोल के बारे में। चंगेज़ खान के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि चंगेज़ खान एक मंगोली इन्वेडर था जिसने हमारे इंडिया पर अटैक किया था। इसके बाद यहाँ आपको दिया गया है ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में डीपली यहाँ दिया हुआ है। ये जो टेबल है इसको हम थोड़ा ध्यान से स्टडी करेंगे 1 पॉइंट करके,
ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस किस तरीके से था, कैसे क्या दोनों में डिफरेंस था। तो देखिए पहले वाला यहाँ पर है, अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे इंडिया में दिल्ली पर 2 बार अटैक किया था और उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, ये लिखा हुआ स्टैंडिंग आर्मी, बहुत बड़ी सेना थी। इसी तरीके से जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने भी हमारे इंडिया पर अटैक किया और उसके पास भी एक बड़ी सेना थी अपनी डिफेंस के लिए। सेकंड पॉइंट है, अलाउद्दीन जो था उसने गैरिसन टाउन बनवाए थे। आपको याद होगा जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था फर्स्ट पेज पे मैंने आपको एक मैप बताया था, उस मैप में मैंने आपको दिखाए थे 3 जगह, सीरी, जहांपना और दिल्ली कुनाव, था ना। तो जो ये सीरी था उसने वो अपने सैनिकों के रहने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि उसने कोई भी गैरिसन टाउन नहीं बनवाया, जो पहले से ही ऑलरेडी गैरिसन टाउन बना हुआ था उसी को उन्होंने लोगों से खाली करवा लिया। और ये लिखा हुआ यहाँ पर दिल्ली कुन्हा का नाम, ये लिखा हुआ है, ये लिखा ना दिल्ली कुन्हा, जो आपको मैंने मैप में भी शो किया था, उसको उन्होंने वहां के लोगों से खाली करवा लिया और अपने सैनिकों को वहां पर रहने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, जो सैनिक थे उनको खाने के लिए अनाज चाहिए, खाना चाहिए उनको, उनकी सारी ज़रूरतें थी, उनको हथियार चाहिए थे। ठीक है, तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि उनको इक़्तादार उन्होंने बनाया था, तो उनको ज़मीन के टुकड़े वो सैनिकों को, सेनापतियों को दे दिया करता था और वहाँ से वो हर किसान से 50% टैक्स जो है वसूल करता था। और ये जो लिखा हो ना गंगा और यमुना, तो ये जो एरिया है ये गंगा और यमुना के बीच में पड़ने वाला दोआब रीजन कहलाता है। दोआब यानी 2 नदियों वाला, 2 नदियों के बीच में पड़ने वाला एरिया। ठीक है, तो उनसे वो टैक्स वसूलता था। अब जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है, ये क्या करता था कि अपनी सेना को बनाए रखने के लिए उसने अलग से भी टैक्स जो है लोगों के ऊपर लगाए हुए थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स लगाए थे, वो टैक्स भी वो उनसे लेता था, इसके अलावा अलग से भी वो लोगों से टैक्स वसूलता था। इसके बाद है नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने सैनिकों को सैलरी के रूप में क्या देता था, इक्ता देता था, यानी जमीन के टुकड़े दे देता था। अब जमीन के टुकड़े से चाहे वो किसानों से खेती करवाएं या फिर वहां पर रहने वाले किसानों से वो टैक्स वसूलें, तो उसी से वो अपनी सैलरी निकालते थे, है ना। इक्ता और इक्तादार वाला जो ये सिस्टम था, पॉलिसी थी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने निकाली थी। इसके अलावा जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक also paid his soldier cash salary, but instead of controlling prices he used a token currency somewhat like present day paper currency। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया हुआ था कि वो अपने सोल्जर्स को पैसे के रूप में, यानी जो उस ड्यूरेशन में कॉइन्स चलते थे उन कॉइन्स के रूप में वो अपने सैनिकों को सैलरी पे करता था। बट उसने मार्केट में कंट्रोल करने के लिए क्या किया हुआ था, उसने सभी चीज़ों के जो प्राइजेज हैं वो फिक्स किए हुए थे। इसके अलावा उसने अपनी करेंसी अलग बनवाई हुई थी ताकि कोई भी चीटिंग ना कर सके। ठीक है, हालांकि उसका ये जो आइडिया था फेल हो गया था और लोगों ने जो सोने और चांदी के सिक्के उसने चलवाए थे उनको अपने पास में रख लिया था और इसके बदले में उसको वापसी में कुछ उसको नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक का जो खजाना था वो खाली हो गया था और उसकी ये पॉलिसी फेल हो गई थी। इसीलिए उसको मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। ये उस ड्यूरेशन के जो क्रॉनिकलर्स थे, यानी जो इतिहास लिखने वाले थे, वो भी उसकी तारीफ करते हैं कि वास्तव में जो उसने पॉलिसीज चलाई थी वो इकोनॉमिकली भी बहुत सक्सेसफुल थी। ठीक है, उसने जो भी मार्केट में प्रोडक्ट्स उस ड्यूरेशन में सेल होते थे उसने उनको सस्ते दामों पर लोगों को अवेलेबल कराया। तो उससे क्या होगा कि लोग खुश रहेंगे, क्योंकि अगर सस्ते दामों पर कोई भी सामान मिल रहा है तो लोग खुश रहते हैं ना, है ना। और जब उनके सारी जरूरतों के सामान पूरे हो रहे हैं तो उन्हें कोई परेशानी ही नहीं है ना। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था ना कि उसने बहुत सारे स्टेप्स कुछ अलग से ले लिए थे। पहला तो ये कि उसने सोने चांदी के सिक्के बनवाए और फिर लोगों से कह दिया कि जो आपके पास में करेंसी है वो तो आप मुझे दे दो और खजाने से आप सोने चांदी के सिक्के ले जाओ। अब लोगों ने क्या किया, जो उनके पास में करेंसी थी उसने सोचा लोगों ने कि वो करेंसी फिर से चलने लगेगी, तो वो करेंसी भी उन्होंने छुपा ली और खजाने से सोने चांदी के सिक्के भी उन्होंने ले लिए। अब इसके लिए
खजाना खाली हो गया। दूसरा ये कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जगह दौलताबाद राजधानी बनाई। अब दिल्ली से दौलताबाद बहुत ज़्यादा दूर पड़ने की वजह से जो सैनिक थे उनको सामान लेकर के जाना पड़ता था वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन का, खाने का, पीने का। तो आधे सैनिक तो थकान की वजह से काम नहीं कर पाए, वो थक गए, ठीक है, इसलिए वो कमज़ोर पड़ गए। दूसरा, जो रास्ते में किसी भी तरह की कोई खाने पीने की सुविधा नहीं थी, तो जो काम था वो देरी से चलता रहा, जिसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता रहा और खजाना खाली हो गया। दूसरा ये कि जैसे आपको मालूम है कि हमारे ड्यूरे उस टाइम में पहले बारिश के पानी से या नदियों के पानी से ही खेती की जाती थी। अब अगर नदियों में पानी नहीं आएगा तो इसका मतलब खेती नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में पहली बात तो मोहम्मद बिन तुगलक का खजाना ही खाली है, और खजाना खाली होने के बाद अगर वो किसानों को किसी भी तरह की ना ही तो मदद दे पाया और ना ही उनसे वो किसी भी तरह का टैक्स वसूल पाया, जिसकी वजह से जो उसका साम्राज्य था वो नहीं चल पाया। तो ये दोनों ही मैंने आप लोगों को कंपैरेटिव स्टडी बता दी है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है। एक बार इसकी रीडिंग आप ज़रूर लगा लीजिएगा, इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में अब आप यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका जो साम्राज्य था वो क्यों फेल हुआ था, ये मैंने आपको इसका समझा दिया कि उसके तीनों जो रीज़न थे वो इस पूरे टेबल में आ चुके हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये इसी से रिलेटेड दिए हुए हैं कि हमारे इंडिया में किस तरह से जो नेक्स्ट डायनेस्टीज़ थी, जो मैं आपको पहले वाली टेबल में बता चुकी हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक की, लोदी की, ये जो डायनेस्टीज़ थी वो कैसे आई और कब कब उन्होंने शासन किया, तो वो हम ऑलरेडी पहले वाले टेबल में स्टडी कर चुके हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी कंसेप्ट इसमें क्लियर नहीं हुई है, चैप्टर को एक बार रीड कर लीजिएगा, वीडियो एक बार देख लीजिएगा, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Please subscribe and like my YouTube channel and press the bell icon also, so that you can get notification of my new videos. Thank you.